नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे चीन के चक्रव्यूह की। जी हां, चीन ने भारत को अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए एक और शातिर चाल चली है। चीन ने भारत के खिलाफ श्रीलंका में अपनी स्थिति को थोड़ा और मजबूत कर लिया है। चीन ने वित्तीय पुनर्गठन योजना के बदले हिंद महासागर में रणनीतिक हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर हासिल करने में सफलता हासिल कर ली है। आर्थिक क्षेत्र अपने उसके सुदृढ़ीकरण के लिए चीन ने एक बार फिर से एक दीर्घकालिक पट्टा हासिल कर लिया है। ये वही हम्बनटोटा बंदरगाह का पट्टा है। यह खबर भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। दिसानायके जब विपक्ष में थे उस दौरान हम्बनटोटा बंदरगाह के दीर्घकालिक पट्टे के सौदे के वे आलोचक थे। अभी इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है कि क्या श्रीलंका चीन के तथाकथित जासूसी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति देगा या नहीं। श्रीलंका द्वारा अपने बंदरगाहों पर जाने वाले इन जहाजों पर 1 साल का प्रतिबंध पिछले महीने समाप्त हो गया है और इसकी स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भारत इस पर लगातार आपत्ति जताता रहा है। वहीं चीन ने श्रीलंका में अत्याधुनिक तेल रिफाइनरी बनाने के लिए 3.7 अरब डॉलर निवेश की पेशकश की है। यह श्रीलंका में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। इस निवेश के जरिए चीन अपना दबदबा श्रीलंका में बढ़ा रहा है। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके चीन की राजकीय यात्रा पर है। दिसानायके ने गुरुवार को चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष झाओ लेजी से मुलाकात की और चीनी कंपनियों से अधिक निवेश की वकालत की। एक दिन पहले दिसानायके ने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। और चीन के इस मूव से, जिसमें उसे श्रीलंका का साथ मिला है, इसने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह एक अहम बंदरगाह है और यदि चीन इसका दुरुपयोग करता है तो यह भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। खास बात तो यह है कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं दिसानायके, वे जब विपक्ष में थे उस दौरान हम्बनटोटा बंदरगाह के दीर्घकालिक पट्टे के सौदे के वे आलोचक थे और चीन ने अब वहां पर तेल रिफाइनरी बनाने के लिए 3.7 अरब डॉलर निवेश की पेशकश कर दी है। और इसके साथ ही भारत ने कई बार आपत्ति भी जताई है, क्योंकि रिफाइनरी की क्षमता 2 लाख बैरल होगी। अभी इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है कि क्या श्रीलंका चीन के अपने जासूसी जहाज को वहां पर खड़ा करने के लिए अनुमति देगा या नहीं। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह भी है कि श्रीलंका द्वारा अपने बंदरगाहों पर जाने वाले इन जहाजों पर 1 साल का प्रतिबंध पिछले महीने समाप्त हो गया और इसकी स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भारत इस पर आपत्ति जताता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, सौर और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को प्रमुख कच्चे माल और मशीनरी के निर्यात पर चीन के प्रतिबंधों के कारण देरी और व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा है कि ये प्रतिबंध भारत द्वारा चीनी निवेश तथा वीजा पर लगाए गए प्रतिबंधों की जवाबी कार्रवाई हो सकते हैं। इसके साथ ही एक आशा की किरण है। लोग बताते हैं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि भू राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध बढ़ने का भी संकेत मिलता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भारत संबंधी प्रतिबंध जल्दी हट जाएंगे, क्योंकि इससे चीन को भी नुकसान होगा। हालांकि ये होता है या नहीं और कब होता है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अब बात यदि हम चीन से भारत के आयात की करें तो चीन से भारत का आयात 2023 और 24 में बढ़कर 101.73 अरब डॉलर हो गया, जो 2022-23 में 98.5 अरब डॉलर था। सरकार ने 2020 में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लिए किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अब चूंकि चीन के निर्यात प्रतिबंधों से सौर और ईवी कंपनियों पर असर पड़ने लगा है, तो क्या चीन इसे फिर से रिलैक्स करेगा, यह देखने वाली बात होगी।
और श्रीलंका के इस हामी भरने से भारत को क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है और चीन को इससे क्या फायदा हो सकता है, इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ JS सोढ़ी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सर सोढ़ी साहब, सुरक्षा से जुड़ा मामला है, शुरुआत आपसे करेंगे। हालांकि बात तो हो रही है ऑयल रिफाइनरी बनाने की, लेकिन क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह भारत के लिए खतरा है? क्योंकि चीन यदि जासूसी करने पर उतर आए तो उसको एक मुफीद स्थान हम्बनटोटा बंदरगाह के तौर पर मिल सकता है, वो भी तब जब श्रीलंका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता था ऐसे जहाजों को स्टेशन करने के लिए, उसकी समय सीमा अब समाप्त हो गई है। और जिस तरह से दिसानायके ने, वहां श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपना स्टैंड बदल लिया, जब सरकार में नहीं थे तब वो आलोचक थे इस समझौते का, और सरकार में आते ही उन्होंने इसको अलाउ कर दिया। ये कितनी खतरे की बात है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए? सोढ़ी साहब। जय हिंद कुणाल जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनल के साथ हूँ। ये सच्ची बात है, लेकिन कड़वी बात है कि आज के जमाने में पैसे का डंका चलता है। जिस तरह से चीन के पास बेशुमार पैसा है, श्रीलंका का नेता जब विपक्ष में होता है तो दूसरे गुण जाता है, जब सत्ता में आता है तब उसे हकीकत दिखती है। पैसे की मोह माया की चमक इतनी चीन से आ जाती है कि जो उसने पहले विपक्ष में रहते हुए तथ्य कहे थे वो सारा श्रीलंका के जो राजनेता हैं वो भूल जाते हैं। यही चीज इस बारी भी कुछ इसी तरह हुई है। चीन का जो ये ऑयल रिफाइनरी बनाना, चीन का जिस तरह से श्रीलंका में बहुत बड़े पैमाने पे निवेश, जिस तरह से हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पे लिया गया है, ये सारी चीजें भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। कुणाल जी, पिछले साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की पेंटागन ने एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, ये तीनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध की तरफ अग्रसर हैं। और जितनी सारी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है, मेरा अनुमान है 2003 और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। और उस वक्त जब ये 2 फ्रंट वॉर होंगी, जो ये बाकी भारत के पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, ये चीन की पूरी मदद करेंगे लॉजिस्टिक्स के लिए, उनके युद्ध पोत को रिफ्यूल करने के लिए, उनके राशन पानी के में मदद करने के लिए। यानी कि ये जो भी गतिविधियां श्रीलंका में हो रही हैं, ये भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। हमें फौरन कार्रवाइयां करनी चाहिए जिससे कि चीन की जो ताकत है हमारे पड़ोसी देशों में कम हो। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा कुणाल जी। बोलिए। कुणाल जी, देखिए, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनका एक तथ्य होता है कि जब भारत कोई अनाउंसमेंट करता है तो कई साल लग जाते हैं उस अनाउंसमेंट को हकीकत में बदलने के लिए। लेकिन जब चीन कोई अनाउंसमेंट करता है तो हफ्तों महीनों के अंदर ही वो अपने बयानों को पूरी तरह साझा कर देता है, उसको जमीन पे पूरी तरह कंप्लीट कर देता है। तो हमें एक वॉर फुटिंग पे हमें वो चीजें करनी होगी जिसका हम ऐलान करते हैं और कुछ समय में उन्हें हम पूरा करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, ये सच्ची बात है, लेकिन कड़वी बात है कि आज के जमाने में पैसे का पूरा डंका चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रीवास्तव साहब का भी हम रुख करेंगे। और जिस ओर आपने सोढ़ी साहब इशारा किया है, श्रीवास्तव साहब, हाउ सीरियस इज दिस ट्रबल? जो चीन ये जो चाले चल रहा है, क्या हम उन्हें वक्त रहते भांपने की और ज्यादा जरूरत हो गई है? क्योंकि जिस तरह से वो सोढ़ी साहब ने कहा, तमाम इस तरह के वार जोन बनाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के मिलकर के संभवतः वो इस तरह की हिमाकत कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? सबसे पहला सवाल तो ये है। और दूसरा कि दिसानायके जो कुछ दिन पहले भारत के दौरे पर आए थे, और यह भी माना जाता है कि वो चीन के करीबी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विरोध करके इस दीर्घकालिक पट्टे का, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे और अब राष्ट्रपति बनने के बाद बिल्कुल सुर में सुर मिलाते हुए उसे अलाउ कर रहे हैं, ऐसे में सर चीन से तो हमें होशियार रहने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले क्या आपको लगता है हमें इन लोगों से होशियार रहने की जरूरत है जो चीन को बढ़ावा दे रहे हैं? जी जी, देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं, शी जिनपिंग के नेतृत्व का ये जो अति महत्वाकांक्षी चाइना है, वो उपनिवेशवादी भी है और वो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरने की भी कोशिश कर रहा है। श्रीलंका के अंदर भी अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है और इस तरीके के जो
नए प्रस्तावों को ला करके कि वो एक रिफाइनरी बनाएगा और 3.7 बिलियन डॉलर्स की इसमें जो निवेश वगैरह की जो बात चल रही है, हम्बनटोटा को जो लीज में लेने के का उसने जो कृत्य किया है, जाहिर है कि सब उसके एक डेप्थ ट्रैप जो उसकी डिप्लोमेसी है, जो इसकी प्रेडेटरी इकोनॉमिक्स है, जो उसका उपनिवेशवादी जो चेहरा है वो उसको दर्शाता है और इसको लेकर के भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है। और भारत ने जो इसी चाइना के इसी तरीके के जो नीतियों को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका को उसके आर्थिक संकट में बड़ी मदद का ऐलान किया था। भारत ने भी श्रीलंका को बड़े पैमाने पर लोन भी दिया हुआ है और जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो भारत ने ही सबसे ज्यादा उसे मदद पहुंचाई थी। $4 बिलियन से भी ज्यादा की मदद, लाइन ऑफ क्रेडिट और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई इत्यादि। तो ये भारत का जो श्रीलंका के साथ जो एंगेजमेंट है वो चाइना को भी ध्यान में रखते हुए और गहरा हो रहा है। और लेकिन मैं आपसे सहमत हूं कि इसको और अधिक हमें प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता है और जहां कहीं भी चाइना की ऐसी गतिविधियां दिखें कि जिसके की माध्यम से लगे कि वो श्रीलंका की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो भारत के विरुद्ध करने की कोशिश करेगा, तो उसको लिए हमें अपना प्रतिरोध भी दर्ज करना चाहिए। और भारत ऐसा कराता भी रहा है, चाहे वो हम्बनटोटा और दीर्घकालिक पट्टे इत्यादि को लेकर के भारत ने पहले भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और मेरा ऐसा मानना है, और जिस तरीके से जो चाइना की जो स्पाई शिप्स होती हैं जो कि किसी ओशियानिक रिसर्च वगैरह का बहाना लेकर के ये इस क्षेत्र में आ जाते हैं और अपने शिप को डॉक करते हैं और उसके माध्यम से भारत के ऊपर नजर रखने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर के भी भारत अपनी आपत्तियां दर्ज कराता रहा है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि भारत को समय समय पर जहाँ कहीं भी भारत को अपनी सुरक्षा से संबंधित जो भी कंसर्न्स हो उसको श्रीलंका की सरकार को बताने चाहिए और उसको अपना विरोध भी दर्ज करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि सभी को चाइना की इस प्रवृत्तियों को लेकर के आगाह रहने की आवश्यकता है। और भारत ऐसा कर रहा है। अच्छी बात यह है कि आज हम चाइना के बारे में ये नहीं सोचते कि हम ऐसा करेंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा इत्यादि इत्यादि, ऐसा नहीं है। आज का समय, आज का जो नया भारत है वो चाइना की प्रवृत्तियों को जानते हुए, उसके चरित्र को अच्छी तरह से समझते हुए उसका मजबूती से मुकाबला करता है, चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज हो, चाहे वो मैरीटाइम डोमेन्स हो या छोटे राष्ट्र हो, सभी पर भारत की एक पैनी नजर है। तो ये मुझे लगता है कि आज की जो सरकार है वर्तमान की, हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की, वो इस संदर्भ में काफी प्रोएक्टिव तरीके से कार्य करती है और चाइना की प्रवृत्तियों पर नजर रखी जाती है। उसके मंसूबे क्या है ये भारत अच्छी तरह से समझता है और यथोचित कार्रवाइयां भी की जाती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि चाइना की ये जो उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां हैं ये बढ़ रही हैं और ये चाइना का जो चैलेंज है एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है। जरूर हमारा एक डिसएंगेजमेंट को लेकर के थोड़ा बहुत सहमति अवश्य हुई है, लेकिन चाइना का जो चैलेंज है ये हमें हमेशा याद रखना होगा कि एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है और चाइना को हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील कर सकते हैं। और ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको हर एक डोमेन में, मैरीटाइम डोमेन में भी और अपनी जो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज की जो लैंड टेरिटरीज है वहां पर भी, और बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी बढ़ाना होगा, सबमरीन्स को एक्वायर करना होगा और साथ ही साथ जो अन्य जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ भी अपना कोलैबोरेशन गहरा करना होगा, छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करना होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कंप्रेहेंसिव तरीके से ही हम चाइना को डील कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत इसी दिशा में कार्य कर रहा है। हाँ बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, और करना भी होगा। लगता है ऐसा कि इट इज हाई टाइम नाउ। सोडी साहब देखिए, कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो दुश्मन होते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुश्मनी निभाएगा। कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो छिपे रहते हैं और मौका ढूंढ करके अलग अलग तरीकों से वार करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान वगैरह जितना दुश्मन है हमारा, उससे ज्यादा खतरनाक एक ऐसा दुश्मन चाइना है जो छुप करके ये सारे खेल और चक्रव्यूह को रच रहा है? और यदि आपको ऐसा लगता है, आप इसमें सहमत हैं, तो फिर क्या कुछ किया जाना चाहिए इमीडिएटली? कुणाल जी, 1998 में भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बयान दिया था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं चीन है। उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि श्री जॉर्ज फर्नांडिस को 5 साल बाद 2003 में अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर आज हम पीछे मुड़ के देखें, श्री जॉर्ज फर्नांडिस का ये बयान बिल्कुल सही और सटीक था। आज भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है। जितनी हम देरी करेंगे चीन को नंबर 1 दुश्मन मानने के लिए,
उतना हमारे लिए घातक होगा। देखिए कुणाल जी, मैं एक कंपैरिजन देना चाहूंगा। जब कोई बीमारी होती है और इंसान डॉक्टर के पास जाता है, जब तक वो डॉक्टर को सारी हकीकत नहीं बताता है, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है। करेक्ट। आज हमारे देश के सामने बहुत जरूरी है, ये खुलेआम कहना कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कुणाल जी, ये बड़ी विडंबना की बात है, जून 2020 में गलवान वाली हादसा हुआ जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए चीनी सेना के हाथों। उस वक्त भारत और चीन का व्यापार 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन साल प्रति साल 2020 के बाद ये व्यापार बढ़ता गया। पिछले साल रिकॉर्ड व्यापार हुआ 136.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। हमें याद रखना चाहिए, जो भी एक हम डॉलर चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं उसका एक हिस्सा चीन इस्तेमाल करे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, और यही सेना कल हम पे वार करेगी। हमारे नागरिकों को साफ होना चाहिए हमारा दुश्मन कौन है। हमारे दुश्मन के साथ हमें व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसमें देरी करेंगे हमारे नागरिकों को असलियत नहीं पता होगी और आने वाले समय में हमारे लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। ठीक है, इसका मतलब एक एब्सोल्यूट स्टैंड लेने की जरूरत है और बहुत ही विकट स्थिति है परोक्ष रूप से, क्योंकि चीन इस तरह से हमें घेर रहा है कि ये आने वाले समय के लिए खतरनाक हो सकता है। श्रीवास्तव साहब, आपके पास आते हुए, आपने सर अपने प्रीवियस कमेंट में यह कहा था कि अब चूंकि भारत के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात की, आपने नए भारत की बात की, इसलिए चीन अब इस कैपेसिटी में नहीं है कि हेड ऑन हमसे वो लड़ाई के लिए आगे बढ़ सके। तो क्या इसी स्ट्रेटजी के तहत और लॉन्ग टर्म कॉन्स्पिरेसी के तहत चीन अब हमारे नेबर्स को अपने अलाय के तौर पर यूज करके एक मुफीद मैदान तैयार कर रहा है, या यूं कहे एक प्रॉक्सी वार की तरफ आगे बढ़ रहा है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? जी मेरी आवाज आ रही है आप जी सर, या फिर इट इज स्टिल टू अर्ली टू से, प्लीज? नहीं, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि चाइना भारत को इंसर्किल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना इंसर्किलमेंट की साजिशें रच रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो उसकी रणनीति रही है उसके साथ भारत को छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरने की, भारत को दबाव में रखने की उसकी कोशिश हमेशा से रहती है, साजिशें हमेशा वो करता है। और भारत को चाइना एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखता है। यद्यपि कि चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर देखता है, और जाहिर है कि वो है भी। और चाइना का जो एक जो गोल है वो ये है कि 1949 में जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपना रिवोल्यूशन के 100 वर्ष मनाएगी तब वो नंबर 1 शक्ति बन जाए, और इस तरीके के स्टेटेड गोल के साथ वो आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को भी पीछे छोड़ना चाहता है। लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और चाइना एक अथॉरिटेरियन मुल्क है। चाइना के वैल्यू सिस्टम भारत से अलग है, तो ऐसे में वो भारत को एक रोड़े के तौर पर, एक बड़ी बाधा के तौर पर देखता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के साथ जो भारत का जो संबंध है उसमें ये जो कंपटीशन का जो एलिमेंट है और एक जो चाइना के द्वारा जो साजिशें रखी जाती हैं भारत को दबाव में रखने की, भारत को कंटेन करने की, उसकी तहत वो चाइना भारत को डील करता है। और उसको ध्यान में रखते हुए भारत को कई स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने आपके चैनल से पहले भी डिस्कस किया है कि भारत को अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पास्चर को मजबूत बनाना होगा। और चाइना को यदि उसके साथ हम संबंधों को अगर बेहतर तरीके से हमें मैनेज करना है तो उसको ताकत के साथ डील करना होगा, क्योंकि चाइना ताकत की भाषा समझता है। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को जब डेवलप करने की बात आती है तो उसमें जो मिलिट्री जो पोस्चर है वो तो रोबस्ट होना ही चाहिए। साथ ही साथ बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहिए। मैरीटाइम डोमेन की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो लगातार सशक्त होनी चाहिए। और साथ ही साथ और उसके साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी गहरा होना चाहिए। लेकिन जो और भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि चाइना एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है, इसी वजह से भारत को अपनी कम्प्रेहेंसिव नेशनल पावर को भी लगातार विकसित करना होगा। कम्प्रेहेंसिव नेशनल पावर में सभी हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं, जिसमें कि हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारे जो की सेक्टर्स है, सबका उत्थान और विकास होना चाहिए। और उस दिशा में मैं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसके दिशा में भारत को तेज गति से आगे बढ़ना होगा। और विकसित भारत को जब हम बनाने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेंगे तो हमारे इससे हमारे अपने राष्ट्र की संपन्नता तो बढ़ेगी ही, राष्ट्र का जो भविष्य, तो लोगों का जो जीवन स्तर है वो तो अच्छा होगा ही होगा। साथ ही साथ चाइना जैसे जो राष्ट्र है, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र है, वो भी लगाव में रहेंगे। इसीलिए जो कम्प्रेहेंसिव
नेशनल पावर को और विकसित भारत को बनाने का लक्ष्य है, उसकी जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से इस बात की अपील करूंगा कि इस तरीके की जिम्मेदारी, विकसित भारत को बनाने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है और सभी को इसमें अपना सर्वोच्च और बेस्ट कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जो भी जिस सेक्टर में जहाँ कहीं भी हम अपना काम कर रहे हैं उसको और अधिक अच्छे से अच्छे तरीके से करें ताकि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करें। और ऐसे में ये जो चाइना के ऊपर लगाम लगेगी, और जैसा कि सोडी साहब की बात में बिल्कुल उनको एंडोर्स करता हूँ कि हमें अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना होगा। चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको अधिक से अधिक हम उसका त्याग करें, और जो डिपेंडेंसी चाइना ने डेवलप कर रखी है हमारे अपनी सोसाइटी में अपने सामानों को डंप करके उसको और अधिक कम से कम कैसे करें, चाइना के सामानों को कैसे कम से कम उसको खरीदें, अपने देश के बने हुए सामानों को ज्यादा खरीदें। तो ये मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छी और कारगर स्ट्रेटजी है। लेकिन अपनी जो स्वयं की हमें जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर है, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस है, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, अपनी जो हर तरीके की कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ाना होगा, और ये चाइना को लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा जवाब है। ठीक है श्रीवास्तव साहब, सही फरमाया आपने। सोडी साहब, अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल यह भी उभर करके सामने आता है कि आपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की थी चाइना की। चलिए वो तो खैर बहुत ऊपर है, ऐसे में अब हमारे पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे काउंटर करने के लिए क्या कुछ ऑप्शंस हमारे बकेट लिस्ट में हो सकते हैं? फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी हरकतें करेगा, लेकिन हम उसको कैसे काउंटर करें? क्या एक ऑप्शन ये है कि चाइना को छोड़ के वो हमारे पड़ोसियों को अपने गिरफ्त में लेते जा रहा है, हम और सुपर जो डेवलप्ड नेशन है उनके साथ अपने मित्रता को इतना प्रगाढ़ करें कि वो चाइना को साफ साफ दिखे, या फिर मेक इन इंडिया जिसकी बात करें तो और खासकर मिलिट्री डोमेन में हमें क्या और खर्च करने की और ज्यादा उसे इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है? सोडी साहब। कुणाल जी, आपका प्रश्न बहुत सही है। चीन भारत से 3 दशक 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। 7 अगस्त 2023 को जनरल MM नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 3 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर भारत पे 2 फ्रंट वॉर होती है तो भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। और जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ 1 दशक 10 साल का समय रह गया 2035 के 2 फ्रंट वॉर के लिए। इन 10 सालों में बहुत जरूरी है सबसे पहली चीज कि भारत का रक्षा बजट बढ़ाया जाए। कुणाल जी, पिछले 5 साल का रक्षा बजट घटा है। 2019 में भारत का रक्षा बजट 2.4% था GDP, और पिछले साल 2024 में वो घट के 1.89% GDP हो गया है। तो पहला हमें अपना रक्षा बजट अगले 10 साल के लिए सालाना बढ़ाना होगा, 3% से ज्यादा करना होगा। दूसरा, हमारा जो हमें अपने देश के अंदर हम जो भी हथियार बना रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी देश के अंदर बननी चाहिए। आज हम टेक्नोलॉजी बाहर से लेते हैं, लेकिन हमें उसके लिए डॉक्टरेट PhD चाहिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, जो अपना डॉक्टरेट करके भारत में रहें और भारत की टेक्नोलॉजी का विकास करें। और तीसरी और आखिरी बड़ी चीज जो बहुत जरूरी है, हमें यह याद रखना चाहिए कि वक्त आने पे दुनिया का कोई देश हमारे साथ मदद नहीं करेगा। हमने देखा पिछले 1 दशक में जिन देश जो देश अमेरिका के अच्छे साथी थे वो अमेरिका से सैनिक मांगते रहे, अमेरिका ने एक सैनिक ना भेजा। आप यूक्रेन देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, अमेरिका सिर्फ पैसे हथियार देता है, बाद में उसकी दूसरे तरीके से वसूली करता है, लेकिन अपना सैनिक एक नहीं भेजा पिछले 10 साल में अमेरिका ने अपने निकटतम दोस्तों के लिए की। किसी भी विदेशी ताकत पे, किसी विदेशी महाशक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई हमारी मदद नहीं करेगा, जो कुछ करना है हमें खुद करना है, स्वयं करना है। बिल्कुल वाजिब फरमाया आपने सोडी साहब, और श्रीवास्तव साहब आपने भी बहुत सही जगह इशारा किया है। और अब हमें वाकई में बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है कि हम इस थ्रेट से कैसे कॉम्बैट करें समय रहते। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो जिस तरह से चीन लगातार चक्रव्यूह भारत के खिलाफ बुनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या भारत उस चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वक्त रहते चीन को करारा जवाब मिलेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, जवाब पूरे भारत को देना है। मेरे साथ फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।